हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम स्टडी कर रहे हैं मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी, कैसे हमारा संविधान बनने की शुरुआत हुई, कैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का आइडिया आया, किसने दिया, कब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी, किस मिशन के तहत बनी, कितने मेंबरों ने पार्टिसिपेट किया, कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या था। ये सारी चीजें हमने इससे पहले के लेक्चर में देख ली हैं। अब हम शुरू करते हैं चार्जेस बाय द इंडिपेंडेंट एक्ट। आपको याद है? क्या याद है बताओ? मैंने आपको एक एक्ट करवाया था जब ब्रिटेन की गवर्नमेंट लेके आई थी, इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 का। आप पहले के लेक्चर में जाके वो देख सकते हैं। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो ऐड करी या क्या उसमें से हटाया, उसके बारे में अब हम देखते हैं। जो कहते हैं कि जो प्रिंसली स्टेट थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, जो शुरू में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से मतलब कि अलग थे, वो बोले कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टेक पार्ट नहीं करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में टेक पार्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे उसका रीजन भी मैंने आपको बताया था कि वो नहीं चाहते थे कि उनके राजशाही ठाट बाट हैं उनसे छीन लिए जाएं, वो राजा बनने का जो उनको गौरव प्राप्त था वो उनका छूट जाए, तो इसलिए वो नहीं आना चाहते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने भी सिचुएशन को भांप लिया और सोचा कि देखो ये चीजें तो करनी पड़ेंगी, जब सरकार बन जाएगी तो आप ऐसे नहीं तो वैसे आपको छोड़ने ही पड़ेंगे, तो इससे अच्छा है आदर के साथ आप आइए और संविधान बनाने में साथ दीजिए। तो धीरे धीरे इन लोगों ने क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। अप्रैल 28 1947 में जो रिप्रेजेंटेटिव थे 6 स्टेट के, उन्होंने क्या किया, असेंबली में आना शुरू कर दिया। और वो स्टेट कौन कौन से थे? वो थे बड़ोदरा, बीकानेर, जयपुर, महाराजा पटियाला, रेवा और उदयपुर। यहाँ के लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, इन जो जो 6 स्टेट थे उन्होंने ज्वाइन कर लिया असेंबली को। आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ द माउंटबेटन प्लान, ये भी पूछा जाता है, हिस्ट्री में भी हम पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं आप लोगों को स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा रही हूँ। ये जो पॉलिटी हम कर रहे हैं, लक्ष्मीकांत पॉलिटी है, 7th एडिशन है। और हिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं वो स्पेक्ट्रम से पढ़ रहे हैं, न्यू एडिशन से। और मैं ज्योग्राफी आपको एनसीईआरटी की जो ज्योग्राफी करा रही हूँ। अगर आप लोग मेरा साथ दोगे, थोड़ा सा वीडियो को लाइक करोगे, कमेंट करोगे, आगे शेयर करोगे और मुझे मोटिवेट करोगे, तो मैं आपको हिस्ट्री भी करवाऊंगी, पॉलिटी भी करवाऊंगी, ज्योग्राफी भी करवाऊंगी। मतलब जो कुछ मैं करा सकती हूँ, जितनी मुझे नॉलेज है मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी। डायरेक्टली मैं बुक से पढ़ा रही हूँ ताकि आप जब अपनी बुक खोलें तो आपको ये ना लगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है? तो आप थोड़ा सा मेरा भी हौसला बढ़ाए रखिएगा। फिर आता है माउंट बेटन प्लान, जो हम हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। ये आता है 3 जून 1947 को, फॉर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। क्योंकि मुस्लिम लीग तो अड़ी हुई थी ना कि हम नहीं कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे एक असेंबली में, हमें सेपरेट असेंबली चाहिए और सेपरेट नेशन चाहिए। द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मोस्ट ऑफ द देयर प्रिंसली स्टेट टुक देयर सीट इन द असेंबली। तो ये मैंने आपको बता ही दिया था कि असेंबली में ये लोग आ ही गए थे, प्रिंसली स्टेट हैं। मेंबर्स ऑफ द मुस्लिम लीग फ्रॉम द इंडियन डोमिनियन आल्सो एंटर द, इसके अंदर ये आ जाते हैं, किसके अंदर, असेंबली के अंदर। क्योंकि अब इनको ये होगा ना, पार्टीशन कन्फर्म होने जा रहा था, तो ये बोले ठीक है हम भी आ जाते हैं। द इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में 3 चेंजेस करे गए इन द पोजीशन ऑफ द असेंबली। क्या क्या? कि असेंबली वाज मेड ए फुल्ली सोवरन बॉडी, कि फुल्ली सोवरन बॉडी हो गया, अब किसी का इंटरफेरेंस नहीं रहा। विच कुड फ्रेम एनी कॉन्स्टिट्यूशन इट प्लीज, भी जो भी इनको अच्छा लग रहा है, सुटेबल लग रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। द एक्ट empowered द असेंबली टू एब्रोगेट और अल्टर एनी लॉ मेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन रिलेशन टू इंडिया। ये जो ब्रिटेन ने भी यही बात बोली थी 1947 के एक्ट में, कि इस एक्ट में जब इंडिया फ्री होगा तो अपने जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने जो भी कानून बनाए हैं वो हटा सकता, रिपील कर सकता। तो इस एक्ट ने भी यही कहा कि अब हम सॉवरन तरीके से अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और जो भी हमें सही नहीं लगेगा ब्रिटेन का एक्ट है, वो हम क्या कर देंगे, वो हम रिपील कर देंगे। द असेंबली ऑल्सो बिकम ए लेजिस्लेटिव बॉडी, और इस तरह से असेंबली है वो कानून बनाने की बॉडी भी बन गई। मतलब कि जैसे हमारी संसद में क्या होता है, जो हमारे संसद है वो क्या करती है, कानून भी बनाती है, और वहां पे क्या होता है कि डिस्कशन भी होता है मैटर के ऊपर।
ठीक है। तो लेजिस्लेटिव बॉडी इस तरह से बन जाती है असेंबली हमारे। इन अदर वर्ड्स, टू सेपरेट फंक्शंस वर असाइन टू असेंबली। भी दो चीजें दी गई असेंबली को, एक तो हमें संविधान बनाना है, और जो सिंपल लॉ है, साधारण लॉ है, ऑर्डिनरी लॉ है कंट्री के लिए, वो भी बनाने हैं। दीज टू टास्क वर टू बी परफॉर्म्ड ऑन द सेपरेट डेज। ऑब्वियस सी बात है, देखो अभी ये असेंबली है, अब यहाँ पे कानून भी बनाना है और यहाँ पे संविधान के ऊपर भी डिस्कशन चलना है। भाई जब कानून बनाना है तो किसी और दिन बनाएंगे, डिस्कशन है वो किसी और दिन, तो दो फंक्शन है वो परफॉर्म कर रही थी असेंबली। ठीक है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ पे बैठे मैं संविधान डिस्कस कर रही हूँ या कानून चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा किसको क्या बातें हो रही हैं, तो वो चीजें सेपरेट डेज में परफॉर्म होती थी। असेंबली बिकम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ द फ्री इंडिया। जैसा मैंने बताया कि असेंबली है बाद में वो संसद में कन्वर्ट कर दी गई। डोमिनियन लेजिस्लेचर का, विधायिका का काम। डोमिनियन मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि अंग्रेजों ने शर्त रखी थी कि जिस दिन पूरा संविधान लागू हो जाएगा उस दिन आपको स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा, डोमिनियन स्टेटस हटा लिया जाएगा। डोमिनियन मतलब अब भी हमारा हाथ आपके ऊपर है, भले ही हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी, भले ही आप इलेक्ट हो गए, भले ही आप कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो अपनी कंट्री के लिए, लेकिन जब आप कॉन्स्टिट्यूशन बना दोगे, उसको इफेक्ट में ले आओगे और अपने इलेक्शन करा लोगे, तब हम आपके सिर से अपना हाथ हटाएंगे, अदरवाइज तो आप डोमिनियन ही कहलाओगे। Whenever the assembly met as a constituent body, it was chaired by the डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जैसे कि हमने देखा था कि जब भी ये संविधान का डिस्कशन होता तो हेड कौन होते, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी होते। लेकिन जब कानून बनाने होते तो ऑब्वियस सी बात है ना, आज आप संसद की कार्रवाई देखते हो, लोकसभा की या राज्यसभा की कार्रवाई देखते हो, तो कौन सुनता है, स्पीकर सुनता है सारे एमपीज की बात। तो जब स्पीकर उस टाइम जो होता था, जब ये कानून बनाते थे, तो वो थे जीवी मावलंकर जी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहले स्पीकर कौन थे, वो थे जीवी मावलंकर, और ये इंडिपेंडेंट पार्लियामेंट के पहले स्पीकर भी बनते हैं, तो ये भी आपने याद रखना है। और इन्होंने 26 कहते हैं नवंबर 26 1949 तक अपने टास्क हैं वो परफॉर्म करे, जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने की प्रोसेस है वो पूरी नहीं होगी। मुस्लिम लीग के जो मेंबर थे, हेलिंग फ्रॉम द एरियाज इंक्लूडेड इन द पाकिस्तान, विड्रॉ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया, और इस तरह से ये विड्रॉ कर लेते हैं। कॉन्सिक्वेंटली जो स्ट्रेंथ है असेंबली की वो हो गई 299 रह गई, लेकिन टोटल कितनी थी 389। मैंने आपको बताया था कि इन्होंने तो पहले ही मूड बना रखा था कि हमने तो बनाना ही नहीं है इनके अंडर, हमें तो सेपरेट असेंबली चाहिए और हमें सेपरेट नेशन चाहिए। द स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन प्रोविंस फॉर्मली ब्रिटिश प्रोविंस वाज रिड्यूस फ्रॉम 296 टू 299। तो इनकी स्ट्रेंथ भी 296 से घट के कितने रहेगी, 229 रहेगी। और दो ऑफ द प्रिंसली स्टेट ये 93 से रह के कितने रह गए, 70 रह गए। स्टेट वाइज जो मेंबरशिप थी असेंबली की दिसंबर 31 1947 को, शोन इन टेबल 2.5, जो हम लेटर ऑन देखेंगे। तो टोटल कितनी थी 389। जब इलेक्शन जीते तो कितनी हो गई थी कि भाई 296 तो हम प्रिंसली स्टेट को देंगे, प्रोविंसेस को देंगे, तो वो थे 296, ये भी घट के 229 रह गए। तो लेकिन जब ये मुस्लिम लीग वाले ड्रॉ कर लेते हैं अपना सपोर्ट वगैरह, तो 299 मेंबर है उस टाइम हमारे पास रह गए थे। अदर फंक्शंस जो परफॉर्म करे वो भी देख लेते हैं। इन एडिशन टू द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट, हमें बता था कि भाई साधारण कानून भी बनाए जा रहे हैं, लेजिस्लेचर का भी काम कर रही हैं, तो क्या क्या मतलब क्या क्या कानून बने। इसने रेटिफाई किया इंडिया ने मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ इन मई 1949। अब देखो जो बेटा सच है ना वो सच ही रहेगा। सच ये है कि अंग्रेजों ने हम पे रूल किया, हम इनके गुलाम थे, इन्होंने हम पे राज किया। तो इस बात को एक्सेप्ट करने में शर्म नहीं आनी चाहिए कि भी यस ब्रिटेन ने हमारे ऊपर राज किया था। तो कॉमनवेल्थ में वो कंट्री आती थी जो जहां जहां पे भी ब्रिटेन ने राज किया था, जो जो भी देश उनकी कॉलोनीज बन के रहे थे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इट अडोप्टेड द नेशनल फ्लैग ऑन जुलाई 22 1947। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अब जब हमने हमारा जो तिरंगा है, नेशनल फ्लैग है, ये कब अडोप्ट करा गया था, 22 जुलाई 1947 को। नेशनल एंथम, हमारा जो नेशनल एंथम है जन गण मन अधिनायक, ठीक है, ये कब किया था, ये 24 जनवरी 1950 को। नेशनल एंथम है जन गण मन अधिनायक जय हे,
ठीक है। और नेशनल सॉन्ग कौन सा है हमारा? वंदे मातरम। तो कंफ्यूज नहीं होना है एंथम में और सॉन्ग में। और अब हमने हमारा सॉन्ग भी है, वो भी 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया, मतलब नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग दोनों हमने 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट करे। हमारा झंडा है 22 जुलाई 1947 को हमने आजाद किया, सॉरी अडॉप्ट किया। क्यों? अच्छा, आप मुझे बताओगे कि नेशनल सॉन्ग तो हमने बाद में करा अडॉप्ट या एंथम, लेकिन हमने जो झंडा है वो पहले अडॉप्ट कर लिया। ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो रहा था। जब भी अगर देश आज़ाद होगा, ब्रिटेन का झंडा उतार के हम हमारा झंडा लहराएंगे, तो वो झंडा हमारे पास होना चाहिए, नहीं तो अंग्रेज हमारा मजाक उड़ाते। लो, आज़ाद तो हो गए, अब क्या सिंबल, क्या झंडा लहराओगे, क्या है आपकी आज़ादी का प्रतीक? तो वो चीज़ हमने पहले अडॉप्ट करी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट करा गया फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑन जनवरी 24 जनवरी 1950 को। तो ये महान कार्य हुए थे, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये सब 24 जनवरी 1950 को हुआ था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने टोटल 11 सेशन, मतलब 11 बार ये लोग मिले, और ये हमारा जो संविधान बना, समय कितना लगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कम से कम भी 60 देशों की कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन देखा, पढ़ा, तब जाके हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, ड्राफ्ट बना, और जिसमें 114 दिन लगे। और टोटल खर्चा आज उस टाइम 64 लाख का आया था। 60 देशों की विजिट की गई थी, 114 दिन लगे थे, 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है। मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ, बड़ी मेहनत से हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, हमारे लीडर ने उस टाइम ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, इसलिए कि हमारा देश आज़ाद रह सके, सॉवरन रह सके, लोगों को उनके राइट्स मिल सकें। तो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें जो राइट्स मिले उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए। और आज कह दो ना किसी को एक किताब लिखने के लिए इतने लाखों का खर्चा गिना देंगे, ये 60 कंट्री में घूम के भी, 60 देशों का संविधान देख के भी, उसके बाद सिर्फ 64 लाख रुपए में हमारा संविधान है, खर्चा सब मिला के ये हुआ था। तो आज देखो क्या हालत हो रही है देश की। तो हमें किसी बिना किसी पॉलिटिकल इलविल के, बाइसनेस के, हमें एक अच्छे सोसाइटी, अच्छे नेबर के तौर पे रहना चाहिए। हमें किसी की लड़ाई झगड़ों में नहीं फंसना है। आज सिटीजन हमारा काम है पढ़ना, देश को आगे बढ़ाना, ना कि लड़ाई दंगों में पार्टिसिपेट करना, ठीक है। और हमें सूझबूझ, किसी किसी ने कुछ भी कह दिया वो नहीं मान लेना है, आपने उन चीज़ों के फैक्ट देखने हैं, ठीक है। स्टडी करना, स्टडी इज मोर इम्पोर्टेंट। जनवरी 1950 में, 24 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फाइनल सेशन हुआ था, जिसमें ये सारी चीज़ें अडॉप्ट करी गई थी। हावेवर इट डिड नॉट एंड, मैंने आपको बताया था ना कि भी एंड नहीं हुआ था, फिर इसको हमने पार्लियामेंट में कन्वर्ट कर दिया था 26 जनवरी 1950 को, जो हमारा फुली संविधान है वो लागू हुआ था, और फॉर्मेशन हो गई थी न्यू पार्लियामेंट की। और फर्स्ट जनरल इलेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कब हुए थे? 1951-52 में फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे, और ब्रिटेन ने अपना हाथ खींच लिया था। फिर अब हम क्या हो गए थे? फुल्ली सॉवरन, संप्रभु नेशन के रूप में एस्टेब्लिश हुए थे। द कंप्लीट लिस्ट ऑफ द सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये आगे टेबल में आपको कराऊंगी, 2.6 में हम देखेंगे। अब देखते हैं कि भी कौन कौन सी कमेटी है वो गठित करी गई थी। भी इतने सारी चीजें देनी थी ना, लोगों को राइट्स भी देने थे, इलेक्शन भी करवाने थे, कानून भी बनवाने थे, अडल्ट फ्रेंचाइज भी देनी थी, माइनॉरिटी का भी ध्यान रखना था, जो प्रिंसली स्टेट थे उनको भी हमारे कंट्री के अंदर ऐड करना था, और जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं या मेंबर हैं उनके पास क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे तो उनका भी ध्यान रखना था। तो कमेटी बनाई गई। मेजर कमेटी थी यूनियन पावर कमेटी, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी की कमेटी बनाई गई, इसके हेड थे ये। यूनियन पावर कमेटी की भी, क्योंकि प्रधानमंत्री बने थे, यूनियन के हेड थे। कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के हेड भी कौन थे? यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के जवाहरलाल नेहरू जी। प्रोविंस को लेके हमने सारा जिम्मा हमारे सरदार पटेल लौह पुरुष जी को दिया कि कैसे भी करके हमने हमारे देश को एक इंटीग्रेट करना है, नेशन बनाना है, फुल्ली सॉवरन नेशन बनाना है। कैसे करेंगे ये चीजें? ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड बनाए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। फिर एडवाइजरी भी, सलाह देने वाले किस पे? फंडामेंटल भी, कितने क्या क्या राइट देंगे हम माइनॉरिटी को, फंडामेंटल राइट्स क्या क्या रखेंगे, मौलिक अधिकार क्या रखेंगे,
और जो अदर एरिया थे, एक्सक्लूडेड एरिया थे, तो उनके हेड जो बनाए गए, फंडामेंटल राइट के हेड को पूछ ले जाता है आपसे, सरदार पटेल जी को बनाया गया। लेकिन फंडामेंटल राइट अपने आप में इतना बिग सब्जेक्ट था ट्राइबल और माइनॉरिटी को लेके, तो इसके अंदर सब कमेटियां बनाई गई, 5 सब कमेटी बनाई। ये फंडामेंटल राइट की सब कमेटी के हेड थे JB कृपलानी जी, बहुत बहुत अच्छे ये एजुकेशनलिस्ट थे और काफी एजुकेटेड पर्सन थे। माइनॉरिटी सब कमेटी के लिए इन्होंने HC मुखर्जी को बनाया हेड। आपको याद है HC मुखर्जी कौन थे? वाइस प्रेसिडेंट भी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, याद रखना है, भूलना नहीं है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरिया और असम एक्सक्लूडेड और पार्शली एक्सक्लूडेड जो एरिया थे, उनके जो हेड बनाए गए वो गोपीनाथ बारदौली जी बनाए गए। और इनके इसके अलावा दूसरे को किसको बनाया गया? AB ठाकर जी को बनाया गया। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में है, उनके लिए भी सब कमेटी बनाएगी। भी रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ कमेटी में भी कैसे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वर्क करेगी और कैसे हाउस चलेगा, बिजनेस चलेगा, तो उसके भी हेड कौन बनाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनाएंगे। स्टेट कमेटी को लेके जो नेगोशिएशन करनी है, अभी ऑब्वियस सी बात है, स्टेट अभी छोटे छोटे राज्य हैं, तो उनके साथ बातचीत के जो हेड हैं भी कैसे काम करेंगे, मिलजुल के हम यूनियन कैसे काम करेगा, उसके जो हेड बनाएंगे जवाहरलाल नेहरू जी बनाएंगे। स्टेयरिंग कमेटी के हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। जो मेजर है मैं आपको बता देती हूँ। देखो, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड आपको याद रखना है, प्रोविंस कमेटी के भी हेड आपको याद रखने हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और फंडामेंटल राइट कमेटी के हेड भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। इसके अंदर सब कमेटी जो बनाएगी उसके हेड, सब कमेटी के हेड थे JB कृपलानी जी, याद रखना है। माइनॉरिटी के हेड, ये कुछ चीजें हैं आपको याद रखनी है। अब हम करते हैं माइनर कमेटी। देखो, मेजर कितनी थी? 8 थी, और उस 8 में भी फर्दर 5 तो सब कमेटीज थी जो फंडामेंटल राइट के अंडर आती थी, वो भी याद रखना है। माइनर कमेटी कौन कौन सी थी? फाइनेंस को लेके और स्टाफ कमेटी को लेके, इसके हेड थे राजेंद्र प्रसाद जी। भी कैसी चीजें क्रेडेंशियल भाई रखनी चीजें, कुछ हैं, कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं, उनको विश्वास पात्र जो लोग होते हैं या डॉक्यूमेंट होते हैं तो उनको भी रखना है। उनके हेड क्या थे? अलादी स्वामी कृष्णा अय्यर जी थे। हाउस कमेटी पिता भी सीतारामैया थे। ऑर्डर ऑफ बिजनेस डॉक्टर KM मुंशी जी। ओके, फिर कहते हैं कि एडहॉक कमेटी बनाएगी किसके लिए? नेशनल फ्लैग के लिए। इसके हेड भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हम माइनॉरिटी कमेटी के बारे में पढ़ रहे हैं। कमेटी ऑन द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, भी कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फंक्शन करेगी, उसके हेड कौन थे? GV मावलंकर जी। मैंने आपको बताया था कि जब हमारी संविधान सभा संविधान बनाने का काम करती थी तो उस टाइम जो हेड करते थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी करते थे, जो बाद में हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बनते हैं। लेकिन जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कानून बनाने का काम करती थी तो उस टाइम हेड होते थे GV मावलंकर जी, जिसको फर्स्ट स्पीकर ऑफ द असेंबली भी बोला गया, और इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट स्पीकर भी GV मावलंकर जी बनते हैं। तो ये चीजें हैं आपने कुछ याद रखनी है। लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन बनाया गया क्योंकि हमारे देश में लैंग्वेज के आधार पे, पता है ना, फर्स्ट प्रदेश कौन सा? आंध्र प्रदेश बना था। अब प्रोटेस्ट होने लगे थे कि लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बनाओ, जैसे हरियाणा हरियाणवी पे, पंजाब पंजाबी पे। तो इस तरह से लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बनाए गए थे, फॉर्मेशन हुई थी। तो उसकी कमेटी के हेड कौन थे? SK धर जी। SK धर कमीशन के बारे में भी हम पढ़ेंगे। लेकिन SK धर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, ये याद रखना है, लेकिन हेड थे लिंग्विस्टिक कमीशन के। फिर उसके बाद स्पेशल कमेटी ने एग्जामिन द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भी एग्जामिनेशन कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं, कुछ कमियां तो नहीं रहेगी। उसके थे जवाहरलाल नेहरू जी। प्रेस गैलरी, भाई फोटो वोटो उस टाइम क्या क्या वर्किंग हुई, तो वो फोटो भी थी, कलेक्शन भी थी, तो उसके था उषा नाथ सेन जी। तो ये कुछ चीजें हैं आपको याद रखनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी क्या क्या चीजें हुई, कैसे डिस्कशन हुआ, क्या क्या चीजें रखी गई। जो अम्बेडकर जी ने, मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या अपने फैक्ट रखे। एक कोट दिया जाता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो उधार का कॉन्स्टिट्यूशन है, तो उस टाइम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बोला था ये उधार का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, हमने रैंक सेकिंग करी है, डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन के, अलग अलग संविधानों की भी हमने जांचा है, परखा है उन चीजों को। फिर हमने क्या किया है कि हमारी सोसाइटी के हिसाब से, हमारे लोगों के हिसाब से क्या बेस्ट है वो चीजें हमने रखी हैं। और संविधान जो लोगों ने बना रखे हैं वो पेटेंट नहीं है, वो धीरे धीरे इवोल्व हुए थे, तो वहां से चीजें
देखना, पढ़ना, वो कोई किसी का एक सिंगल मेंबर का पेटेंट नहीं है। रैंसैकिंग करिए, उधार का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। बोलते हैं ना बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, तो बोरोड नहीं है। तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।